Assalamu alaikum dear students. Today our discussion topic is about unit number 4 first aid. But before discussion, don't forget to like, comment, share and subscribe this channel. First of all students, today I will give you introduction about फर्स्ट एड. फर्स्ट एड होती क्या है? फर्स्ट एड उर्दू में तिब्बी इमदाद को कहते हैं, इब्तदाई तिब्बी इमदाद. यानी कि हादसाती तौर पर आपको चोट लग जाती है या किसी फ्रेंड को लग जाती है या फिर किसी और को लग जाती है, तो कौन सी तदाबीरें, प्रिकॉशनरी मेजर्स इस्तेमाल करें, यूज़ करें और उस वक़्त इसका बड़ वक्त इस्तेमाल करके आप कुछ बेहतर फील कर सकें. ठीक है, जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि एक आदमी की टांग टूटी है या उसके ऊपर क्रैक आया है और दूसरा आदमी उसके ऊपर पट्टी कर रहा है. ठीक है, बैंडेज कर रहा है. साथ में क्या पड़ा हुआ है? फर्स्ट एड बॉक्स. इसको जो किट आपको नज़र आ रही है जिसके ऊपर प्लस का निशान है, इसको फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं. नॉर्मली फर्स्ट एड बॉक्स में कुछ चीज़ें रखी जाती हैं, जैसे कि बैंडेजेस होती हैं, सिजर्स होती हैं, इसके अलावा मेडिसिन भी रखी जाती हैं और छोटी सी ट्यूब्स भी होती हैं इसमें, जैसे कि आप लगा लें कि जो घरों में आम तौर पर इस्तेमाल की जा सकती हैं, उस किस्म की क्रीम, ट्यूब्स, सिरप्स भी रखे जाते हैं, सनी प्लास रखे जाते हैं. इसके अलावा बैंडेजेस रखी जाती हैं. इनको बोलते हैं फर्स्ट एड बॉक्स. ठीक है, आज का यूनिट भी आपको इसी के बारे में बताया जाएगा कि खुदा ना खास्ता आपको या आपके किसी फ्रेंड को या बाहर किसी बंदे को या बंदी को चोट लग जाती है तो कौन कौन से आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स यूज़ करने चाहिए. ठीक है, जैसे कि इस यूनिट में बताया गया है कि कट्स एंड स्क्रैप्स जब हो जाएं तब आपको क्या करना चाहिए. ठीक है, अब आपने जब अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आपने हाउ विल यू स्टॉप द ब्लीडिंग. फिर है कि हाउ विल यू वॉश द वाउंड, हाउ विल यू क्लीन द वाउंड. आपने वाउंड को कैसे क्लीन करना है और which type of antibiotics you will use on wound. ठीक है, और how will you change the dressing. dressing not mean आपका लिबास, dressing mean here bandage. how will you change the bandage. आपने किस तरीके से बैंडेज करनी है और इसको चेंज कब करना. ठीक है, इसके अलावा फर्स्ट एड किट के बारे में डिटेल में बताया गया है कि इसमें फर्स्ट एड बुक होनी चाहिए. ठीक है, बैंड एड्स होने चाहिए, यानी कि जिसको कहते हैं प्लास्टर्स होने चाहिए, इलास्टिक बैंडेजेस होनी चाहिए जिन्हें कहा जाता है लचकदार पट्टियाँ, गॉज एंड एडेसिव टेप, यानी कि जालीदार और सूती पट्टी और चिपकने वाली टेप होनी चाहिए, क्योंकि वो बैंडेज को एक जगह पर रखना भी होता है, स्टे भी करवाना होता है हमने. इसके अलावा सिजर्स होनी चाहिए और लेटेक्स ग्लव्स. अब आप किसी भी समटाइम होता है वाउंड को जब हम लगाते हैं हाथ, तो वो आपके हाथों में भी वो लगे होते हैं, क्या कहते हैं, जरासीम जर्म्स लगे होते हैं. तो इसके लिए स्पेसिफिक होता है कि आप अपने हाथों पे ग्लव्स चढ़ा लें, जिससे क्या होगा, पेशेंट भी महफूज रहेगा और आप भी महफूज रहेंगे. ठीक है, इसके अलावा है कैलामाइन लोशन, सूदिंग लोशन जिसे कहते हैं. अगर कोई पेन हो तो उस पर लगाया जाए तो वो सूदिंग फील होती है. जैसे कि आपने क्रिकेट मैच में देखा होगा कि अगर किसी को खराश आती है या कोई बॉल हिट की जाती है तो
अब वहाँ पर फ़ौरन से फर्स्ट एड बॉक्स वाले शख्स को या डॉक्टर को बुलवा लिया जाता है, जो सूदिंग लोशन वगैरह लगाते हैं, जिससे क्रिकेटर या कोई और जो है प्लेयर जो है वो सूद फील करता है। ठीक है, इसके अलावा क्लिनिकल थर्मामीटर स्टूडेंट्स ऐसे थर्मामीटर को कहते हैं कि आप घर में बैठकर ही फीवर को चेक कर सकते हैं कि क्या आपको फीवर ज़्यादा तो नहीं है, क्या आपका नॉर्मल टेम्परेचर है। टेम्परेचर को यूज़ करने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एनाल्जेसिक टैबलेट्स हैं, ठीक है, जो कि दर्द को रिमूव करती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पेनाडोल है, पैरासीटामोल है, ये भी जो टैबलेट्स हैं, या फिर डिस्प्रिन है, ये दर्द को रिमूव करती हैं। ये चैप्टर सारा ही का सारा आपको बताएगा, यानी कि ये चैप्टर जो है इट इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव चैप्टर, नॉट फॉर ओनली फॉर एकेडमिक पर्पस एज वेल इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर डेली लाइफ। आपकी रोज़ाना की रूटीन लाइफ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और वेरी इंफॉर्मेटिव जो है ये चैप्टर है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है, अगर आप अकेले भी हैं, तो आपने कैसे इस सिचुएशन को अच्छे तरीके से हैंडल करना है। अब हम आई होप सो आपको इस चैप्टर का इंट्रो के बारे में पता चल गया होगा कि ये सारे का सारा चैप्टर जो है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के रूटीन के बारे में भी है और ये आपके एकेडमिक पर्पस के लिए भी है। नॉट ओनली कि आप सिर्फ इसको एकेडमिक के हवाले से देखें, इन चीज़ों को आपने अपने माइंड में भी रखना है। ठीक है, खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा मामला पेश आ जाता है आपके साथ या किसी और के साथ, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से इन्हीं चीज़ों पर अमल करते हुए आपने उस प्रॉब्लम को, उस सिचुएशन को आपने हैंडल करना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट अवर ट्रांसलेशन नाउ। नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल लर्न द मीनिंग, जो मैंने आपको पहले ही बताया है। जब भी कोई ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे, इट इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल ऑफ यू टू लर्न द मीनिंग्स, to learn the spellings as well, because both things are compulsory for translation as well as in the board. Spellings are compulsory in the board exams, 3 to 4 marks कि आपको स्पेलिंग्स आ जाते हैं। और ट्रांसलेशन के लिए इट इज़ कंपल्सरी है कि आपको मीनिंग्स याद होंगे तो आप लोग क्या करेंगे, ट्रांसलेशन को अच्छे तरीके से कर सकेंगे। एंड इट इज़ समझ लें कि इट इज़ बैड लक, या फॉर 10th क्लास स्टूडेंट्स बोर्ड will give you only one paragraph of translation and you will have to do that translation into Urdu। यानी कि बोर्ड में सिर्फ एक ही पैराग्राफ आपको आता है। ये 9th वाला केस नहीं है स्टूडेंट्स। 9th क्लास में आपको 3 पैराग्राफ आते हैं, उनमें से कोई आपने 2 सेलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, और उसकी ट्रांसलेशन आपने कर लेनी होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट डिसीजन ऑफ बोर्ड एग्जाम कि इन 10th क्लास दे गिव ओनली 1 पैराग्राफ, और वो पैराग्राफ 8 मार्क्स का होता है। ठीक है, और हम किसी स्टूडेंट को ये भी नहीं कह सकते कि आप ये चैप्टर छोड़ दें, या ये चैप्टर इम्पोर्टेंट नहीं है, या ये चैप्टर जो है कम इम्पोर्टेंट है तो पैराग्राफ नहीं आएगा। मैंने जो बोर्ड के पास पेपर देखे हैं, तो उनमें से मैंने इस चैप्टर में से भी पैराग्राफ को देखा है कि इस चैप्टर में से भी पैराग्राफ को दिया गया है। तो आप किसी भी चैप्टर को, ये मेरी एडवाइस है आप सबको, कि आप किसी भी चैप्टर को लाइट मत लें कि ये इम्पोर्टेंट है या ये अनइम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जो है एग्जामिनर का जो एग्ज़ाम लेने वाला होता है, जो पेपर मेकर होता है, हम उनके माइंड को नहीं पढ़ सकते हैं कि वो कौन सा, अब वो उसकी चॉइस है, चाहे वो कोई अनइम्पोर्टेंट चैप्टर में से दे दिया आपको पैराग्राफ, चाहे वो आपको
इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में से दे दे, ठीक है। बाकी आपके क्वेश्चन आंसर्स वैसे ही जाएंगे, 8 आएंगे, आपने 5 अटैम्प्ट करने होंगे, लेकिन ट्रांसलेशन पे आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि एक ही पूरे 12 to 13 चैप्टर्स हैं 10 क्लास के, तो 13 चैप्टर में से कोई एक पैराग्राफ आएगा स्टूडेंट्स, और आपने उसको अटेम्प्ट करना होगा। मेरा ख्याल है मेरी ये लंबी से जो मैंने आपको एडवाइस दी है, आप इस पर ज़रूर अमल करेंगे और डेली बेसिस पर लर्निंग करेंगे, ठीक है। अगर आप डेली बेसिस पर लर्निंग करेंगे तो आप इजीली आपको ट्रांसलेशन आ जाएगी। लेट्स स्टार्ट द ट्रांसलेशन। वी ऑल नीड हेल्प एट टाइम्स इन आवर लाइफ। हम सबको अपनी ज़िंदगियों में कभी कभार मदद की ज़रूरत होती है। समटाइम्स वी मे हैव एक्सीडेंट्स, बाज़ औक़ात हमें हादसा पेश आ सकते हैं। एंड वी मे गेट हर्ट, और हम ज़ख्मी हो सकते हैं। व्हेन वी आर इंजर्ड, जब हम ज़ख्मी हो जाते हैं, और सडनली बिकम अनवेल, या अचानक बीमार पड़ जाते हैं, वी नीड समवन टू हेल्प अस, तो हमें मदद के लिए किसी की ज़रूरत होती है। समवन हु नोज व्हाट टू डू, कोई ऐसा शख्स जो जानता हो कि क्या करना है। इट इज़ द टेम्परेरी एंड इमीडिएट हेल्प, ये एक आर्जी और हंगामी मदद होती है। हंगामी मदद से इमीडिएटली का मीनिंग होता है वैसे फ़ौरन, जल्दी से, यानी कि अगर आपके साथ कोई ऐसा हुआ है मामला, तो आपको कोई जल्दी से ऐसा काम करना है जिससे आपकी ना ब्लीडिंग भी या कोई ऐसा जो है वो आप उसको ओवरकम कर सके, ठीक है। दिस टाइमली असिस्टेंस comprising of simple medical techniques, ये एक आर्जी और हंगामी मदद होती है, सादा सी तिबी तरीकों पर मुश्तमिल बरवक्त मदद मुतासिर अफराद के लिए is most critical to the victims and is often life saving। मुश्तमिल ये बरवक्त मदद मुतासरा अफराद के लिए नहायत अहम होती है और अक्सर जान बचाने वाली साबित होती है, ठीक है। यानी कि समटाइम क्या होता है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाए तो इंसान की मौत भी वाक़या हो सकती है, ठीक है। एनी ले पर्सन, किसी भी आम शख्स को, कैन बी ट्रेंड, क्या किया जाए, तरबियत दी जा सकती है, टू एडमिनिस्टर फर्स्ट एड, किसी भी आम शख्स को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करने की तरबियत दी जा सकती है। दिस फर्स्ट एड कैन बी कैरिड आउट यूजिंग मिनिमल कहते हैं मामूली, छोटे छोटे इक्विपमेंट कहते हैं सामान को, ठीक है। ये इब्तदाई तिबी इमदाद कम से कम आलात इस्तेमाल करके दी जा सकती है। फर्स्ट एड नॉलेज, इब्तदाई तिबी इमदाद का इल्म रेंजेस फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ कट्स टू डीलिंग विद एन अनकॉन्शियस विक्टिम। इब्तदाई तिबी इमदाद का इल्म जख्मों की देखभाल से लेकर बेहोश फर्द से निपटने के तक मुहित है, यानी कि जो शख्स अनकॉन्शियस हो गया है, ठीक है, वो यानी कि वो बेहोश हो गया है, वहाँ तक आप उसकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। कट्स एंड स्क्रैप्स, जख्म और कट्स कहते हैं जख्म को, एंड स्क्रैप्स कहते हैं खराश को, ठीक है, खराशें। हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट एट होम और ऑन द रोड, घर या सड़क पर होने वाले मामूली हादसात। डेवलप्स अ सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट,
घर या सड़क पर होने वाले मामूली हादसा से निपटना हंगामी सूरत हाल को संभालने का शऊर पैदा करता है। सेंस का मीनिंग होता है शऊर, ठीक है। दिस में प्रिपेयर पीपल टू टैकल विद अनएक्सपेक्टेड emergencies with great confidence। मामूली जख्मों और खराशों के लिए आम तौर पर हंगामी इमदाद के कमरे में जाने की ज़रूरत नहीं होती। सॉरी, मैंने वन लाइन स्किप कर दिया है स्टूडेंट्स, दोबारा देखते हैं। दिस में प्रिपेयर, ये हमने पढ़ ली है। माइनर कट्स एंड स्क्रैच यूजुअली डू नॉट नीड टू गो टू द इमरजेंसी रूम। मामूली जख्मों और खराशों के लिए आम तौर पर हंगामी इमदाद के कमरे में जाने की इजाज़त नहीं होती। येट पीपल प्रॉपर केयर इज़ एसेंशियल, ज़रूरी है, टू अवॉइड इन्फेक्शन और अदर कॉम्प्लिकेशंस। ताहम जरासीम ज़दगी और दूसरी पेचीदगियों से बचने के लिए मुनासिब एहतियात ज़रूरी होती है। फॉलोइंग गाइडलाइंस, फॉलोइंग क्या मीनिंग होता है? दर्ज झैल जो नीचे दी गई हैं। गाइडलाइंस कहते हैं रहनुमा असूल को, ठीक है। कैन हेल्प यू टू हैंडल क्राइसिस एंड टेक केयर ऑफ ऑल। दर्ज झैल रहनुमा असूल हंगामी हालात से निपटने और सबका ख्याल रखने में आपकी मदद कर सकते हैं। स्टॉप द ब्लीडिंग, खून के बहाव को रोकें। Minor cuts and scrapes usually stop bleeding on their own। वो कह रहे हैं मामूली, आमतौर पर मामूली जख्म और खराशों से खून बहना खुद ब खुद रुक जाता है, यानी कि खुद ही थोड़ी देर के बाद ना खून रुक जाता है। इफ़ दे डोंट अप्लाई जेंटल प्रेशर, अगर ऐसा ना हो तो, इफ़ दे डोंट, अगर ऐसा नहीं होता, अप्लाई जेंटल प्रेशर विद अ क्लीन क्लॉथ और बैंडेज, अगर ऐसा ना हो तो साफ कपड़े या पट्टी से हल्का सा दबाव डालें। आपने हल्का सा प्रेशर डालना उसके ऊपर, बहुत ज़्यादा प्रेशर आपने नहीं डालना। अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही तो वो ज़ख़म के ऊपर साफ हाथों से, ये ना हो कि आपके हाथ में जर्म्स लगे हों और आप उसको लगाएं तो वो और भी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाए। आपने साफ़ सुथरे हाथों से क्या करना है, उस ब्लीडिंग जिस ज़ख़म पर ब्लीडिंग हो रही है उसको हल्का सा, थोड़ा सा 4 to 5 सेकंड के लिए या 6 to 7 सेकंड के लिए प्रेस करना होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रेशर आपने नहीं डालना। 20 to 30 लिखा हुआ है आपके चैप्टर में। होल्ड द प्रेशर कंटिन्यूसली फॉर 20 to 30 सेकेंड्स। 20 से 30 सेकेंड तक मुसलसल दबाव डाले रखें। एंड इफ पॉसिबल, और अगर मुमकिन हो तो एलिवेट द वाउंड, जख्म को ऊंचा रखें, ठीक है। डोंट कीप चेकिंग टू सी इफ द ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड, ये देखने के लिए खून का बहाव रुका है या नहीं, बार बार मुआयना ना करते रहें। दिस में डैमेज और डिसलॉज द क्लॉट, क्योंकि ये ऐसा करना खून के बने लोथरे को नुकसान पहुंचा सकता है।
that is forming and cause bleeding to resume, या इसे अपनी जगह से हटा सकता है। If blood spurts or continues flowing after continuous pressure, seek medical assistance। और दोबारा खून के बहाव का सबब बन सकता है। अगर मुसलसल दबाव के बाद खून अचानक बह निकले या बहना जारी रहे तो तिब्बी इमदाद हासिल करें। तिब्बी इमदाद से मुराद है कि यू में सी द डॉक्टर, आपने डॉक्टर के पास जाना है। यानी कि उसके अब ये जो पैराग्राफ वो आपको ये बता रहा है कि अगर ब्लीडिंग हो रही है, पहली तो सूरत ये है कि आपके हाथ क्लीन होने चाहिए, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, स्क्रैप्स आए हो या खून बह रहा हो, नॉर्मली वो 1 या 2 मिनट के बाद ना खुद ब खुद रुक जाता है। अगर आप लोग ये चेक करें कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो आपने क्या करना है, साफ हाथों से 20 to 30 सेकेंड जेंटल प्रेशर डालना है स्टूडेंट्स, जेंटल, ये ना क्या बहुत ज़्यादा हैवी प्रेशर डालें तो वो तो ज़ख्म ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो आपने जेंटल प्रेशर डालना है, फिर उसको उठा लेना है, ठीक है। लेकिन बार बार आपने जल्दी से प्रेशर डाल के बार बार नहीं चेक करना, उससे क्या होगा, ज़ख्म ख़राब भी हो सकता है और वो जो है खून का लोथड़ा वो भी अपनी जगह से हट सकता है, जिससे क्या होगा, दोबारा खून का बहाव ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं, क्लीन द वाउंड, जिसको कहते हैं ज़ख्म को साफ करना, या क्लीन द वाउंड, ज़ख्म को साफ करें। अब कैसे करना है, वो इसका सारा मेथड बताया गया है इसमें। रिंस आउट द वाउंड विद क्लीन वाटर, साफ पानी होना चाहिए, ठीक है। ज़ख्म को साफ पानी से धो लें। रिंस आउट का मीनिंग होता है धो लेना। टू क्लीन द एरिया अराउंड द वाउंड, यूज सोप एंड आ वॉश क्लॉथ, ज़ख्म के आसपास की जगह को साफ करने के लिए साबुन और साफ कपड़ा इस्तेमाल करें। यानी कि पहले तो आपने ज़ख्म को साफ पानी से वॉश करना है, ठीक है, और उसके इर्द गिर्द की जगह को आपने हल्का हल्का साबुन लगाना है और साफ कपड़े से वॉश कर लेना है। बट सोप कैन इरिटेट द वाउंड, लेकिन साबुन ज़ख्म में जलन पैदा कर सकता है, ठीक है। सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वाउंड, तो वो क्या कह रहा है, इसलिए इसे असल ज़ख्म से दूर रखने की कोशिश करें। जहाँ पे ज़ख्म बना हुआ है वहाँ पे आपने सोप को अप्लाई नहीं करना स्टूडेंट्स, ठीक है। आपने इर्द गिर्द वो जो ज़ख्म है, जो मेन ज़ख्म है जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है या कट लगा हुआ है, उस पर आपने बिल्कुल सोप का इस्तेमाल नहीं करना। आपने उसके इर्द गिर्द जो है सोप का इस्तेमाल कर लें और इसको वॉश करें। जो मेन ज़ख्म है, मेन वाउंड है, वहाँ पे आपने सिर्फ क्लीन वाटर जो है वो यूज़ करना है। मैं आपको साथ साथ थोड़ा समझा भी रही हूँ क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर यूनिट फॉर योर रूटीन लाइफ, ये रूटीन लाइफ से के मुताबिक भी है। If dirt or debris remains in the wound after washing, अगर धोने के बाद गंदगी या मिट्टी के ज़रात ज़ख्म में रह जाएं, use tweezers, clean with alcohol to remove the particles, तो ज़रात को हटाने के लिए अल्कोहल से साफ की हुई चिमटी, ट्वीज़र कहते हैं चिमटी को, चिमटी इस्तेमाल करें। ट्वीज़र्स का आपको पता होगा, जिसे जो पोलर्स वाली जो हैं आपकी मदर की या जो भी आपकी एल्डर सिस्टर है या आंट है, उनकी ना वो प्लकिंग भी करती हैं, वो ट्वीज़र्स होते हैं। इफ़ डेब्रिस स्टिल रिमेन्स, सी योर डॉक्टर, अगर फिर भी गंदगी रह जाए तो अपने मॉलिज से रब्ता करें, यानी कि आपने डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है। थ्रू क्लीनिंग रिड्यूसेस
द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड टेटनस। मुकम्मल सफाई जरासीम ज़दगी और तशन्नुज के खतरे को कम कर देती है। अप्लाई एन एंटीबायोटिक, जरासीम कश दवा लगाएं। आफ्टर यू क्लीन द वाउंड, अप्लाई अ थिन लेयर ऑफ एन एंटीबायोटिक क्रीम or ointment to help keep the surface moist। जख्म की सफाई के बाद इसकी सतह को नम रखने के लिए, यानी कि नम का मीनिंग होता है नमी वाली, रखने के लिए जरासीम कश करीम या मरहम की हल्की सी तह लगाएं। The products don't make the wound heal faster। ये मसनूआत जख्म को जल्द नहीं बढ़ती, but they can help your body's natural healing process work fast। लेकिन ये आपके जिस्म के कुदरती तौर पर शफा याब होने के अमल को तेज़ करने में मदद दे सकती है। यानी कि जो हम ऑइंटमेंट्स लगाते हैं उससे ज़ख्म नहीं वो तेज़ी से बढ़ता, उससे क्या होता है, हीलिंग का प्रोसेस तेज़ हो जाता है। ठीक है। सर्टन इंग्रेडिएंट्स कहते हैं अज्जा को। इन सम ऑइंटमेंट्स कैन कॉज अ माइल्ड रैश। आपने फील किया होगा कि आपने ऑइंटमेंट कोई भी लगाई है ना, तो अगर उसमें कुछ उन्होंने अज्जा जो हैं इंग्रेडिएंट्स तेज़ डाले हों तो आपको हल्की हल्की खराश फील होती है। ठीक है, हल्की हल्की आपको खराश फील होती है। इन सम पीपल, कुछ मरहों में मौजूद मखसूस अज्जा बाज़ लोगों में हल्की सी खराश का सबब बन सकते हैं। इफ़ अ रैश अपीयर्स, स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट। अगर खारिश जाहिर हो तो मरहम का इस्तेमाल बंद कर दें। ठीक है, अगर आपको जलन महसूस हो रही है, खारिश महसूस हो रही है, तो वो आपने उस ऑइंटमेंट को यूज़ नहीं करना। कवर द वाउंड, जख्म को ढांपें। बैंडेजेस कैन हेल्प द wound clean and keep harmful bacteria out। पट्टियाँ जख्म को साफ रखने और नुकसानदेह जरासीम को दूर रखने में मदद दे सकती हैं। After the wound has healed enough to make infection unlikely, जब जख्म इतना बढ़ जाए कि इसमें जरासीम ज़दगी का इम्कान ना रहे तो एक्सपोजर टू द एयर, उसको हवा में खुला रखने से विल स्पीड वाउंड हीलिंग, इसके मंदमल होने की रफ्तार तेज़ हो जाती है। मंदमल का मीनिंग होती है जख्म जल्दी से बढ़ जाता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि समटाइम हम ऑइंटमेंट लगाते हैं तो अप्लाई करते हैं, जख्म को हम ओपन रखते हैं तो हीलिंग का प्रोसेस भी तेज़ हो जाता है। लेकिन समटाइम जो है एयर के अंदर अगर डस्ट पार्टिकल्स हों तो इन्फेक्शन भी हो सकता है स्टूडेंट्स।
Okay students, almost half translation has been completed now. हमने आज हाफ ट्रांसलेशन विद इंट्रोडक्शन की है, ठीक है. आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड ऑल ट्रांसलेशन विद एक्सप्लेनेशन. प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस. आप ये वीडियोस उन स्टूडेंट्स को भी सेंड कर सकते हैं. इसका लिंक जो स्टूडेंट्स ट्यूटर अफोर्ड नहीं कर सकते या उनको कोई और प्रॉब्लम चल रही है या वो घर में बैठ के उनकी स्टडीज़ का हर्ज हो रहा है, आप ये लिंक उनको भी सेंड कर सकते हैं. इसके अलावा स्टूडेंट्स जो लोग ग्रामर सीखने के लिए, टेंस सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं, उनके साथ भी आप लिंक शेयर कर सकते हैं, ठीक है. क्योंकि चैनल पर इस किस्म की वीडियोस भी अपलोड की गई हैं जिससे टेंसेस, वोकैबुलरी और ग्रामर इम्प्रूव हो सके. आई होप सो आप सब्सक्राइब भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, शेयर भी करेंगे. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. See you soon in the next lecture, in the next half chapter, half unit. मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़.